आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिसात बिछनी शुरू हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। लेकिन इन दो मुख्य नेताओं के साथ साथ कई छोटे दल हैं। कई छोटे दल जो बिहार में जाति समीकरण के आधार पर मजबूत पकड़ रखते हैं और बिहार में किसी भी सीट पर, किसी भी विधानसभा सीट पर समीकरण को बिगाड़ने का मादा भी उनके अंदर यानी उनके पार्टी के अंदर मौजूद है। तो इन तमाम छोटे दल भी 2025 चुनाव को लेकर कई सीटों पर यानी कि दर्जनों विधानसभा ऐसे सीट हैं जिस पर हार जीत का फैसला करने में सक्षम है। तो हम आपको 2025 में क्या कुछ बिहार में गुल खिलाने वाला है, क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिस तरीके से एनडीए की तरफ से ऐलान किया गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और नारा दिया जा रहा है 2025 फिर से नीतीश। लेकिन क्या इस नारे के बुनियाद में, क्या इस नारे के सवाल पर क्या जनता का विश्वास मिल पाएगा? तो दूसरी तरफ पिछले 2005 से यानी कि बीच में अगर छोड़ दिया जाए 2015 और फिर कुछ समय के लिए 2020 विधानसभा चुनाव के बाद, तो लगातार राजद सत्ता से बाहर रही है। हालांकि 2 बार कुछ वक्त के लिए सत्ता का लाभ तो राजद को मिला है, लेकिन 2005 के बाद से लगातार राजद सत्ता से बाहर है, या कहें कि पूर्ण रूप से उसकी सरकार नहीं बनी है। तो तेजस्वी यादव युवाओं के भरोसे पार्टी में नई जान फूंकने के साथ साथ बिहार के सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं और कार्यकर्ता सम्मेलन फिलहाल कर रहे हैं। लेकिन निशाना साफ साफ है, 2025 में कैसे सीएम की कुर्सी पर कब्जा जमाया जाए। लेकिन इन तमाम 2 बड़े पार्टियों के बाद एक तरफ छोटे छोटे पार्टी जो बिहार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करते हैं या रखते हैं, उनकी भी बड़ी भूमिका 2025 में होने वाली है। और इन्हीं में से सबसे बड़ा नाम जो सबसे पहले है, तो लौह कुश समीकरण से हम इस नाम की शुरुआत में आपको बताएंगे। लौह कुश समीकरण, जिस समीकरण के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से लगातार बिहार के सत्ता पर काबिज है, और उसी समीकरण में नाम आता है उपेंद्र कुशवाहा का। जी हाँ, बिहार में उपेंद्र कुशवाहा लौह कुश समीकरण खास करके कुशवाहा समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। और जिस तरीके से उनका नीतीश कुमार से प्यार और दुश्मनी समय समय पर देखने को मिलता रहा है, 2025 में दर्जनों ऐसे सीट हैं जहां पर उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी भूमिका होने वाली है। और अगर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में रहते हुए अगर सही तरीके से सीटों का सामंजस्य नहीं कर पाए, या कहें कि अपने कुश समुदाय के लिए जिस तरीके से हक और फिर हिस्सेदारी की बात करते हैं, अगर उन्हें नहीं मिला, तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए के लिए कितना मुसीबत खड़ा हो सकता है। तो इसी में से नीतीश कुमार के कभी भरोसेमंद रहे और जदयू में नंबर 2 के हैसियत रखने वाले आरसीपी सिंह ने भी अब नीतीश कुमार से किनारा कर लिया है और अलग पार्टी बना ली है, और अलग पार्टी बना के 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आरसीपी सिंह लौह कुश समीकरण के तहत ही नेता आते हैं। उनका कुर्मी समाज जो लौह कुश समीकरण के तहत है, कुर्मी समाज के बीच में अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो क्या 2025 में ये भी समीकरण नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा सकता है? नीतीश कुमार के साथ अब ये समीकरण रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और ये सब समीकरण नीतीश कुमार के लिए काफी मुश्किलों भरा हो सकता है। हालांकि आरसीपी सिंह की उपस्थिति और उनकी राजनीतिक ताकत कितना है जमीन पर, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा समय समय पर अपनी ताकत को दिखाते रहे, चाहे वो बात एनडीए गठबंधन के साथ हो या फिर महागठबंधन के साथ हो। उपेंद्र कुशवाहा अपनी उपस्थिति बिहार में लौह कुश समीकरण के नेता के रूप में बड़ी पहचान रखते हैं। तो दूसरी तरफ
आप अगर वोटों की बात करें तो खास करके दलित समुदाय एनडीए के पास बड़े चेहरे के रूप में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी हैं, लेकिन इन दो चेहरों के अलावा भी एनडीए में एक बहुत बड़ा चेहरा है जो मौजूदा समय में अलग थलग पड़ा हुआ है, और उस चेहरे का नाम है पशुपति कुमार पारस। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार में राजनीति करने का लंबा अनुभव है, और जिस तरीके से वो लगातार मीडिया में बोल रहे हैं कि अगर 2025 में उनके पार्टी के साथ सम्मानजनक समझौता नहीं होता है तो बिहार के सभी विधानसभा सीटों पर उनकी पार्टी यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो क्या दलित समुदाय जिस तरीके से बिहार में पासवानों, खास करके जो दुसाध समाज के वोटों की बात है, दलितों की बात है, क्या वो अलग लड़ पाएंगे? क्या उनकी एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक वाली स्थिति बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? तब क्या होगा? नीतीश कुमार किसको किस तरीके से साथ पाएंगे? कितना नीतीश कुमार को नुकसान हो पाएगा पशुपति कुमार पारस के? हालांकि पशुपति कुमार पारस जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि अभी तक वो एनडीए में बने हुए हैं, लेकिन आने वाला वक्त में अगर सम्मानजनक फैसला नहीं होता है तो पारस की राहें अलग हो जाएगी, और फिर यही पारस एनडीए के लिए भारी मुसीबत कहीं न बन जाए, ऐसा कहने में कहीं कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं हो सकती है। जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस के पास संगठन चलाने का लंबा अनुभव है, बिहार के सभी जिलों में उनके कार्यकर्ता हैं, उनका संगठन है जो किसी भी कार्यक्रम में अपनी मजबूत भूमिका निभाने के लिए तैयार है। और पशुपति पारस खुद बार बार कह रहे हैं वो अगर उनको सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो अपने पार्टी के सिंबल पर सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये भी मजबूत फैक्टर है जो एनडीए के लिए नुकसान साबित हो सकता है, या कहें कि अपनी उपस्थिति मजबूत दर्ज कराने के लिए तैयार है। इन्हीं के बीच में और जो छोटी पार्टियों में अगर बात करें तो आप फिर मुकेश सहनी को देख सकते हैं। लगातार मुकेश सहनी भी घूम घूम कर बिहार में कार्यक्रम कर रहे हैं, निषाद आरक्षण की बात कर रहे हैं, यानी कि मल्लाह समाज को आरक्षण देना होगा। लगातार मुकेश सहनी मन से कहते हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम लोग सभी को वोट दिए हैं लेकिन अब राज करने का समय आ गया है। तो जिस तरीके से बिहार में मल्लाह समाज की संख्या है वोटिंग का, हालांकि मल्लाह समाज यानी कि निषाद समाज जिस तरीके से वोट करने के स्टाइल को अपनाते हैं वो कोर रूप से एनडीए के वोटर माने जाते हैं, लेकिन मौजूदा समय में मुकेश सहनी विपक्ष में गठबंधन में अपनी राजनीतिक किस्मत को तलाशने में लगे हैं। तो क्या 2025 में तेजस्वी को फायदा हो पाएगा मुकेश सहनी से, या फिर मुकेश सहनी जिस तरीके से मल्लाह समाज के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं, जितनी उनकी मेहनत है, लगातार वो दावे भी कई मंच पर कर चुके हैं कि तेजस्वी के बाद दूसरे नंबर की जो कुर्सी होगी उस पर कोई मल्लाह समाज का बेटा ही बैठेगा। तो कितने सीटों पर इनकी मजबूत दावेदारी होगी, कितने सीटों पर वो प्रभाव छोड़ पाएंगे, ये भी एक सवाल है 2025 विधानसभा चुनाव में। अब देखना होगा कि इन नेताओं को कितना कुछ फायदा या फिर नुकसान, या कहें कि राजनीतिक समीकरण में आने वाला साल 2025 में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि सभी लोगों की तैयारी अपनी अपनी है, अपनी अपनी राग है, अपनी अपनी डफली है, लेकिन जिस तरीके से बजाने की कोशिश हो रही है, आखिरी फैसला जनता की अदालत में होनी है। लेकिन आखिरी फैसला से पहले सबकी कोशिश है, सबकी तैयारी है कि 2025 में अधिक से अधिक उनके समाज, उनके पार्टी और उनके लोग चुनकर विधानसभा पहुंचे और सरकार बनाने या सरकार में मजबूत उपस्थिति रखने में भूमिका को दर्शाया जाए। तो एक तरफ इंडिया और एक तरफ महागठबंधन के बीच में जो छोटे पार्टी हैं, खास करके जो वन मैन आर्मी वाले पार्टी हैं, वो भी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए व्याकुल हैं, या कहें कि कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। इन तमाम नेताओं के बीच में एक और नेता का हम नाम आपको बताते चलें जो सबसे बड़ी राज्य के 18% वोटरों को नेतृत्व देने वाला MIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अख्तरुल इमान, जो मौजूदा समय में अमौर से विधायक हैं, वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। और उनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से बिहार में
मुसलमानों की आबादी 18% है, क्या उनकी हिस्सेदारी और हक की कोई बात कर रहा है? जैसा कि इनकी अगर राजनीतिक स्थिति के बिहार में कहें तो 2015 में पहली बार अख्तरुल इमान ने चुनावी मैदान में MIM के टिकट पर हिस्सा लिया और पार्टी ने कई सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन कहीं कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से 5 विधायकों ने जीतकर विधानसभा पहुंचने में कामयाबी हासिल की है, 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर सबकी परेशानी बढ़ी हुई है। नीतीश कुमार के साथ साथ विपक्षी खेमे में तो पूरी तरीके से हलचल है। क्या इस बार अख्तरुल इमान, क्या MIM बिहार में फिर से कोई बड़ा गुल खिला पाने में कामयाब हो पाएगी? क्या जिस तरीके से 18% वोट बैंक है, मुसलमानों की वोट बैंक है, जिस पर नजर सबकी है, हालांकि गाहे बगाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से कई नेता खुलेआम मंच से आकर बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ काम किया है, लेकिन वोट मुसलमान जदयू को नहीं करते हैं। तो इस सवाल तो सबके तरफ से है। इसके अलावा विपक्ष में अगर बात करें RJD, तो RJD की तरफ से तेजस्वी यादव मुस्लिम मतदाता को अपना कोर वोटर मानते हैं, लेकिन अब मौजूदा समय में जिस तरीके से तेजस्वी यादव राजद के मुखिया के रूप में उभर रहे हैं, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि राजद अब MY समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव की पार्टी नहीं रहकर अब A to Z की पार्टी है, यानी सभी समुदाय की पार्टी है। तो सबसे बड़ी जो जनसंख्या है बिहार में 18% की जो जनसंख्या मुसलमानों की है, उसकी हिस्सेदारी के बात पर अख्तरुल इमान पूरे बिहार में घूम घूम कर काफी मुखर होकर बोल रहे हैं कि 2025 में सबकी घंटी बजाई जाएगी, सबका हिसाब किताब किया जाएगा। तो 2025 नीतीश कुमार के लिए नारा सिर्फ साबित हो कि 2025 फिर से नीतीश, एक कहना या फिर कहें कि बहुत ही आसान नहीं है। जिस तरीके से अभी से सभी पार्टियों के मुख्य नेता जनता के बीच में जा रहे हैं, चाहे बात तेजस्वी यादव की हो या फिर बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हो, बेचैनी दोनों तरफ से है और लक्ष्य और निशाना सिर्फ और सिर्फ बिहार की गद्दी है, बिहार की सत्ता पर कैसे काबिज होया जाए। और ये जो आपको मैंने वन मैन आर्मी वाली पार्टियों के बारे में बताया है, ये सब पार्टी जो हैं खेला कहीं ना कहीं बिगाड़ने के लिए तैयार हैं। अब किसका खेला कब कौन बिगाड़ देगा, किसका खेला कब कौन बना देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और खास करके मुसलमानों को लेकर 2025 में जिस तरीके से अख्तरुल इमान मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं, उनके हक और हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, ये भी एक दोनों पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा 2025 में छोटे पार्टी यानी कि वन मैन आर्मी वाले पार्टियों की क्या स्थिति होती है, कितना कुछ उपस्थिति अपने आप में दर्ज करा पाते हैं। हमारी लगातार इस पर काम जारी है, हम आपको इसके अलावा भी इसके बारे में अपडेट कराते रहेंगे। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।